Hello learners, welcome to IES Marathon back with a new lesson. This is the Quit India movement जिसके बारे में बात कर रहे थे। लास्ट सेशन में क्या देखा था हमने? यस, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पूरा कंप्लीट हो चुका है वो। उसके पहले देखा था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये पूरा गांधीयन पॉलिटिक्स के बारे में है, ठीक है। उसके पहला और दूसरा लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी। इसमें बात करेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट की। 1940s में किस तरीके से इसने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। क्विट इंडिया, क्विट इंडिया का हिंदी मतलब, हिंदी अनुवाद करो भारत छोड़ो। कुछ याद आ रहा है इससे आपको? यस, भारत जोड़ो यात्रा अभी चालू है पूरे देश भर में। कौन कर रहा है? ऑफ कोर्स मिस्टर राहुल गांधी। रिसेंटली हमारी सिटी से भी होके गए हैं। एंड चलो हम यहाँ पर भारत जोड़ो की तो बात नहीं करेंगे। मे बी इन द फ्यूचर वो भी हिस्ट्री का पार्ट बन जाए, मे बी, ठीक। लेकिन हम बात कर रहे हैं जो ऑलरेडी हिस्ट्री का पार्ट है, भारत छोड़ो यात्रा, ठीक है। भारत छोड़ो मूवमेंट विच इज अ क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ये एक बहुत ही पावरफुल स्लोगन बना, एक ऐसा स्ट्रगल जो कि फेमस हुआ बाय द नेम ऑफ अगस्त रेवोल्यूशन। इस तरीके के वर्ड जब दिए जाते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में भी, जब कुछ भयंकर का इम्पैक्ट उसने छोड़ा हो, ठीक है। एंड इसको रेड से इसलिए लिखा मैंने क्योंकि इसमें जो है वॉयलेंस हुआ था, बहुत काफी वॉयलेंस हुआ था, है ना। एंड इसमें काफी ज्यादा अनपैरेलल्ड हीरोइज्म एंड मिलिटेंसी भी देखने के भी आम जनता ने पार्टिसिपेशन किया था इसके अंदर। गवर्नमेंट ने खतरनाक तरीके से इसका रिप्रेशन किया, राइट। सरकमस्टांसेस इन 10 सालों में ऐसा हो गया था, सिविल डिसोबीडियंस से लेकर के क्विट इंडिया मूवमेंट, इन 10 सालों में काफी ज्यादा हालत खराब हो गई थी। सिविल लिबर्टीज को बहुत कर्व किया था। एंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो एक्सपीरियंस रहा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी वो गलतियां ना हो, है ना, फ्रॉम द साइड ऑफ द इंडियंस, उसका यहाँ पे ध्यान रखना जाना था। लेकिन गवर्नमेंट जो थी, जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने इसका काफी ज्यादा, अगर हम देखें तो उनको फायदा लेना था, क्योंकि इंडियंस का पार्टिसिपेशन अलाइज चाहते थे, राइट। वर्चुअली जो कि हम बात करते हैं, जो ये एनी पॉलिटिकल एक्टिविटी या फिर कोई भी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी, इसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया उस टाइम पे। तो इन इन कंडीशन में किस तरीके से ये नेसेसरी हो गया कि एक मूवमेंट को लेकर के आया जाए, ठीक है, राइट। अब बात करते हैं इसके जेनेसिस की। तो जेनेसिस में सबसे पहला पॉइंट आता है फेल्यूर ऑफ द क्रिप्स मिशन, ठीक है। आपको पता है क्रिप्स आता है इंडिया में, है ना। तो अप्रैल 1942 में ये फेल हो चुका था। क्रिप्स मिशन बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव से इंडिया को एक गवर्नमेंट की स्टैब्लिशमेंट के बारे में बात करता। उसके अलावा जो डोमिनेंट स्टेटस है, ये सब बातें इसके अंदर क्रिप्स मिशन में लिखी गई थी, राइट। अब इससे हमको एक चीज तो साबित हो चुकी थी कि ब्रिटेन चाहता नहीं इंडिया से एक सेटलमेंट करना, है ना। ना ही कोई रियल कॉन्स्टिट्यूशनल एडवांसमेंट ये करना चाहते हैं ड्यूरिंग द वॉर। वॉर के बाद ही करेंगे जो ये करेंगे, ठीक। तो that she was determined to continue India's unwilling partnership in the war effort। चाहते नहीं थे इंडियंस की हम पार्टिसिपेट करें, बट ये तो लोग चाहते ही ना कि इंडियंस का सपोर्ट मिले ही मिले, ठीक। क्रिप्स ऑफर के बाद क्या हुआ, जैसे बहुत से कांग्रेसमैन थे, नेहरू गांधी नहीं चाहते थे कि कोई भी एंटी फासिस्ट फोर्स के खिलाफ कुछ भी, किसी भी तरीके की एक्टिविटी हो, ठीक है। बाद में क्रिप्स का जैसे डिपार्चर, जैसे क्रिप्स यहाँ से गया, तो 15 दिन के अंदर ही गांधी जी ने क्या किया, एक रेजोल्यूशन ड्राफ्ट किया कांग्रेस वर्किंग कमेटी के लिए। एंड उसमें बेसिकली ब्रिटेन का विड्रॉल के बारे में बातें थी। एंड एक अडॉप्शन ऑफ अ नॉन वायलेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया जाएगा अगेंस्ट किसके, जापानीज इन्वेजन। कि भारत में इस तरह का अगर कुछ भी हो तो उसके खिलाफ एक नॉन वायलेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चले, ठीक। कांग्रेस ने कहा कि भारत छोड़ने का ये एक, ब्रिटेन को किसी भी तरीके से हम यहाँ पर अलाउ नहीं करेंगे और भारत में रहने के लिए, ठीक। while ब्रिटेन मूव टुवर्ड्स आर्मिंग हरसेल्फ, एंड वो चाहते थे कि स्पेशल पावर्स मीट हो, इंडियंस का पार्टिसिपेशन हो, सैनिक आए हमारे, ठीक है। तो दोनों का अपना अपना अलग ही यहाँ पर पर्सपेक्टिव है उस टाइम का। नेक्स्ट आता है पॉपुलर डिसकंटेंट। देखो लोगों के बीच डेफिनेटली ये बात तो थी कि हर चीज, सब चीज खत्म यहाँ पर खराब हो रखी थी, जैसे कि प्राइसेस राइज हो चुके थे, वो टाइम शॉर्टेजेस, है ना। जो सप्लाईज थी वो उनका उनको उनको आम जनता से हटा करके कहाँ लेकर के जाया जा रहा था, सैनिकों के लिए, है ना, सैनिक छावनियों में उनको ले जाया गया। तो यहाँ पर शॉर्टेजेस हो गई, और अगर जब सप्लाई कम होती है तो प्राइसेस राइज हो जाती है, बेसिक रूल ऑफ इकोनॉमिक्स, राइट। हर जगह से जहां पर ब्रिटिशर्स का वहां पर ताना बाना था, वो जो भी चाह रहे थे, जहां भी इन्होंने छावनी डाल रखी थी अगेंस्ट द जापानीज इंट्रूजन, है ना, इन ईस्ट एशिया। जैसे कि अब ब्रिटिश ने कहा वहां से क्या किया, कंबाइंडली इवेक्युएट करना स्टार्ट कर दिया वहां के लोगों को बुरी हालतों में छोड़ के, ठीक है। ऐसे बहुत से अकाउंट्स देखने को मिले हमको कि ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से धोखे दिए हैं, ठीक है, वहां के लोगों को, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, इसलिए लोगों का जो है वो काफी तरीके से, हम माने तो भरोसा बिल्कुल खत्म हो चुका था उस टाइम पे ब्रिटिशर्स में, ठीक। लो फेथ ऑन द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, डेफिनेटली ये पॉपुलर फेथ की बात है कि ब्रिटिश रूल की स्टेबिलिटी
had reached such a low that there was a run on the bank. देखो ब्रिटिशर्स के द्वारा लगाए हुए बैंक्स वो भी खत्म होने लगे थे, है ना। लोग जो है पैसे विड्रॉ कर रहे थे बैंक से, ठीक है, जो पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट्स होते हैं वहां से। और अब क्या करने लग गए, वो गोल्ड सिल्वर एंड इनके कॉइन्स इकट्ठे करने स्टार्ट कर दिए उन पैसों से, ठीक है। ये बहुत जगह हुआ है, बहुत सी प्रेसिडेंसीज में, यूपी, बिहार, मद्रास प्रेसिडेंसी, बहुत सी जगह पे। इसी टाइम पे गांधी जी भी कन्विंस थे, और उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा भी था लुइस फिशर से कि आई हैव बिकम इम्पैशेंट, आई मे नॉट बी एबल टू कन्विंस द कांग्रेस, आई विल गो अहेड नेवरदलेस एंड एड्रेस माई सेल्फ डायरेक्टली टू द पीपल। अगर कांग्रेस को कन्विंस नहीं भी कर पाऊं तो मैं इतना उत्सुक हूं कि लोगों से डायरेक्ट बात करूंगा, ठीक है, अबाउट द रिवॉल्यूशन मूवमेंट। हाँ, फॉर्मल लॉन्च कब हुआ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो आप, ठीक है। क्वेश्चन आते हैं इससे। देखो जैसे कि ये एक हिस्टोरिक मीटिंग हुई थी कहां पर, गोवलिया टैंक बॉम्बे में। बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड था ये वाला चीज, क्योंकि एक ओपन सेशन हुआ था, यहाँ हजारों लोग जो है उनके लीडर्स को सुनने आए थे, है ना, अबाउट द इश्यूज, क्या बातें चल रही है सब। तो गांधी जी ने इस मौके पर कहा था कि नथिंग लेस देन फ्रीडम, फ्रीडम से कम को तो किसी चीज पर हम समझौता करेंगे ही नहीं। एंड एक बहुत ही फेमस यहाँ पर उनका एक स्लोगन था डू और डाई का, जिसमें कहा था हियर इज अ मंत्र, अ शॉर्ट वन दैट आई गिव यू, यू मे इम्प्रिंट इट इन ऑन योर हार्ट्स एंड लेट एवरी ब्रीथ of yours given expression to it. The mantra is do or die. करो और मरो का नारा यहाँ पर गांधी जी ने दिया था, सबने अपना इसका मतलब निकाला। सुभाष चंद्र बोस ने इस टाइम पे वो कहाँ थे, हाँ, वो अपनी फौज बनाने गए थे बाहर। कहाँ गए थे, जर्मनी भी गए, रशिया गए, उसके बाद जापान गए, ठीक है। तो उन्होंने सुनकर ये बात बोली कि गांधी जी जो है वो अब थोड़ा सा वॉयलेंस की तरफ उनका झुकाव देखा जा रहा है, ठीक। वी शैल आइदर फ्री इंडिया और डाई इन द अटेम्प्ट, है ना, या तो हम भारत को आजाद कराएंगे या फिर उसके लिए मर जाएंगे, ठीक है। वी शैल नॉट लिव टू सी द परपेचुएशन ऑफ आवर स्लेवरी। तो इस तरीके से यहाँ पर बात की गई। ये था फॉर्मल लॉन्च ऑफ द मूवमेंट कब, गोवलिया टैंक इन बॉम्बे इन अ हिस्टोरिक मीटिंग इन अगस्त। तो देखिए यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे टू द डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। वो क्या थे, पहला था गांधी जी ने स्पीच में कहा था कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस हैं, जैसे कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स को ये तो नहीं कहा कि आप जॉब छोड़ दो, लेकिन उन्होंने कहा कि ओपनली डिक्लेयर कर दे अपना एलिजेंस टू द कांग्रेस, ठीक है। सोल्जर से भी कहा गया कि अपनी पोस्ट को मत छोड़ो, बट अपने ही लोगों पर फायर करने से मना कर दो आप, ठीक। प्रिंसेस से कहा कि सोवरेनिटी ऑफ योर ओन पीपल एक्सेप्ट करो, ना कि फॉरेन पावर को होमेज प्रोवाइड करो आप, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट, द पीपल ऑफ प्रिंसली स्टेट वर आस्क्ड टू डिक्लेयर दैट दे वर पार्ट ऑफ इंडियन नेशन, हम भारतीय देश के क्या है, पार्ट हैं, एंड दैट दे वुड एक्सेप्ट द लीडरशिप ऑफ द प्रिंसेस इफ द लेटर कास्ट देयर लॉट विद द पीपल बट नॉट अदरवाइज, ठीक है, लोगों के से ही पावर आएगी इनकी भी, ठीक है। स्टूडेंट्स वर टू गिव अप द स्टडीज if they were sure they could continue to remain firm till independence was achieved, what, ठीक है। बात कही टेनेंट्स की, ठीक है। टेनेंट्स वर टोल्ड दैट कांग्रेस होल्ड्स दैट लैंड बिलोंग्स टू दोज हु वर्क ऑन इट एंड नॉट टू वन एंड नो वन एल्स, ओके। ये बात कही गई थी जो छोटे किसान थे, जो खेती बाड़ी करते थे, जो मजदूर वर्ग था, उनसे कहा गया था कि कांग्रेस का ये मानना है कि लैंड उससे बिलोंग करती है जो कि उस पे काम करता है, ना किसी और से, ना कोई जमींदार, ना कोई दूसरी चीज, ठीक है। व्हेन द जमींदारी सिस्टम प्रिवेल्स, जहां पर भी जमींदारी सिस्टम है, इफ द जमींदार में कॉमन कॉज विद द रियोत, रियोत कौन, छोटा किसान जो काम करता है, हिज पोर्शन ऑफ द रेवेन्यू व्हिच मे बी सेटल्ड बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट शुड बी गिवन टू हिम, बट इफ अ जमींदार वांट्स टू साइड विद द गवर्नमेंट नो टैक्स शुड बी पेड टू हिम, ठीक है। तो एलिजेंस किसका चाह रहे हैं ये जमींदारों का, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शन जो थे नॉट एक्चुअली इशूड बिकॉज ऑफ द प्रिवेंटिव अरेस्ट, बट दे डू मेक गांधी जी इंटेंशंस क्लियर, ठीक है ना। ये कभी फॉर्मली लॉन्च तो नहीं किए गए, पब्लिश तो नहीं किए गए, लेकिन इससे गांधी जी का इंटेंशन जो था क्लियर था। लेकिन हम यहाँ पर बात करते हैं ज्योग्राफिकल स्प्रेड की ऑफ द मूवमेंट। तो ज्योग्राफिकली अगर हम देखें तो सबसे पहले तो अगस्त में देखिए, अगस्त में मैंने कहा था गोवलिया टैंक पे काफी सारे लोग यहाँ पर लाखों की संख्या में इकट्ठे हुए। नेक्स्ट सिमिलर अगर हम देखें इंस्टांसेस कहाँ पर, अहमदाबाद में और पूना में भी देखो देखने को मिले, ठीक है। 10 अगस्त को दिल्ली में और यूपी बिहार के बहुत से गांवों में, जैसे कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, यहाँ पर हड़तालें देखी गई, पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन हुए एंड लॉ का उल्लंघन किया गया, ठीक है। तो ये ज्योग्राफिकल स्प्रेड था मूवमेंट का। रिएक्शनरी पॉलिसी क्या आई ब्रिटिशर्स की, तो गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्डेड किया बाय गैगिंग द प्रेस
एंड जो नेशनल हेराल्ड था और हरिजन था उनको सीज कर लिया, बैन कर दिया, ठीक है, पूरे स्ट्रगल के ड्यूरेशन तक, है ना। एंड और भी न्यूज़पेपर थे जिनको यहाँ पर खत्म कर दिया गया, हटा दिया गया। ब्रूटल एंड ऑल आउट रिप्रेशन किया गया विद इन अ पीरियड ऑफ 6 or 7 weeks in bringing about the cessation of the mass phase of the struggle। बहुत सारी गिरफ्तारियां की गई, है ना, हर जगह लाठीचार्ज हुए। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट हम देखें तो बड़े बड़े लीडर्स का यहाँ पर अरेस्ट हुआ था। पुलिस कस्टडीज में काफी लोगों की हत्याएं भी की गई इस टाइम पे, इसके भी काफी सारे साक्ष्य अवेलेबल है, राइट। नेचर ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट क्या रहा, तो सबसे पहले इमरजेंस ऑफ द अंडरग्राउंड नेटवर्क्स। बहुत से अंडरग्राउंड नेटवर्क ने यहाँ पर इस टाइम पे क्या ले लिया, हाँ, नए रूप लिए। देखो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे बहुत पॉपुलर लीडर जो आगे जाके इंडियन पॉलिटिक्स में एक्टिव हुए, अच्युत पटवर्धन, अरुण आसफ अली, राम मनोहर लोहिया, सुचेता कृपलानी, ठीक है, छोटू भाई पुरानिक, बीजू पटनायक, आरपी गोयंका। एंड ऐसे बहुत से लीडर थे जैसे कि जयप्रकाश नारायण, उस टाइम पे जेल में थे, है ना, बाद में जब ये निकल के आए इन्होंने भी अंडरग्राउंड मूवमेंट्स को यहाँ पर पार्टिसिपेट किया, ठीक है। ये जो लीडर थे वो चाहते थे कि लोगों का मोरल डाउन ना हो, एक लाइन ऑफ कमांड बनी रहे, ठीक है, एक सोर्स ऑफ गाइडेंस बनी रहे लोगों के अंदर, लीडरशिप की फीलिंग लोगों के अंदर हमेशा रहे, ठीक है। ये बात इसके अंदर यहाँ पर तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, यहाँ पर नोटिस करो आप, जैसे कि इन्होंने काफी सारी चीजें यहाँ पर कलेक्ट की और डिस्ट्रीब्यूट की, जैसे पैसा, उसके अलावा बॉम्ब्स, आर्म्स, डायनामाइट्स, ठीक है, टू ऑल द अंडरग्राउंड ग्रुप्स इन द कंट्री, ठीक है। हालांकि ये लोग डायरेक्टली जो लोकल ग्राउंड लेवल पे जाकर के नहीं हुए, वो इन्होंने कांटेक्ट किए किनसे, लोकल लेवल की जो लोकल ग्रुप्स थे, ठीक है, वहां पर उन लोगों ने इनिशिएटिव्स लिए। कौन कौन सी जगह पे एक्टिव थे, जैसे कि बॉम्बे में हम देख लो, पूना, सतारा, बड़ौदा गुजरात में, कर्नाटका, केरला, आंध्र, यूपी, बिहार एंड दिल्ली, इन सब जगहों पर एक्टिव थी इस तरीके की अंडरग्राउंड एक्टिविटी। अब देखो इसमें सब लोगों की बड़ी अच्छी से मिली भगत थी, कांग्रेस सोशलिस्ट के लोग भी इसमें थे, है ना, गांधीयन आश्रमिस्ट जो आश्रम के लोग थे वो भी थे, उसके अलावा फॉरवर्ड फॉरवर्ड ब्लॉक कौन है, यस, सुभाष चंद्र बोस, यस, उनकी पार्टी थी। रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट जिनको ये बोलते थे, टेररिस्ट जो ये लोग बोलते थे, ठीक है, वो भी, एंड जो कांग्रेसमैन थे, ये सब इनका पार्टिसिपेशन था इसके अंदर। अब ये अंडरग्राउंड जो मूवमेंट्स थे, नेटवर्क से किस तरीके से काम करते थे, ये काम करते थे जैसे कम्युनिकेशन लाइंस को खत्म कर दिया, टेलीग्राफ लाइंस काट दी गई, ठीक है, टेलीफोन वायर्स को हटा दिया गया, रेल्स को उतार दिया गया, डीरेलिंग कर दी गई उनकी, है ना, ऐसे और कुछ गवर्नमेंट्स पे अटैक भी किए गए, पुलिस ऑफिशियल पे भी किए गए, राइट। तो इस तरीके की एक्टिविटीज हमको यहाँ पे देखने को मिली। सेकंड बात करते हैं पैरेलल गवर्नमेंट्स की। बात करते हैं पैरेलल गवर्नमेंट्स की, तो इसमें काफी सारी ऐसी गवर्नमेंट्स थी जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में घोषित हो गई थी उस टाइम पे। सबसे पहले बात करते हैं बलिया की, ठीक है, ईस्ट यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट छोटा सा, अगस्त 1942 में, अंडर द लीडरशिप ऑफ द चिट्टू पांडे, हु कॉल्ड हिमसेल्फ गांधीयन, ठीक है, इनके नेतृत्व में यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बना दी गई, ठीक है। वैसे सुभाष चंद्र बोस ने भी इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बना दी थी, ठीक है, और वहां से ही वो जिसको बेसिकली गवर्नमेंट इन एग्जाइल बोलते हैं, ठीक है। दो इट सक्सीडेड इन गेटिंग द कलेक्टर टू हैंड ओवर द पावर एंड रिलीज ऑल द अरेस्टेड कांग्रेस लीडर, ठीक है, इतना पावर इन्होंने वहां पर गेन कर लिया था। हालांकि इतना ज्यादा लंबे समय तक ये सर्वाइव नहीं कर पाई, व्हेन द सोल्जर मार्चड इन, एक हफ्ते के अंदर ही इसको हटा करके खत्म कर दिया, ठीक। नेक्स्ट बात करेंगे तामलुक एरिया की, मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में, बंगाल में। यहाँ पर एक पर्सन थे, जातीय सरकार, इनके द्वारा बेसिकली जातीय सरकार कोई पर्सन नहीं थे, ये एक गवर्नमेंट के तौर पर यहाँ पर सामने आई 17 दिसंबर 1942 को, एंड लास्टेड टिल सितंबर 1940। ये इन्होंने काफी चला ली सरकार, ठीक है, 2 साल तक लगभग। तो तामलुक एक एरिया है जहां पर माना जाता है गांधीयन कंस्ट्रक्टिव वर्क काफी बड़ी मात्रा में हुआ और बहुत से मास स्ट्रगल्स भी किए गए थे पहले, ठीक है। अब जातीय सरकार अंडरटुक साइक्लोन रिलीफ वर्क, उसके अलावा इन्होंने स्कूल्स को ग्रांट्स दी, है ना, एंड आर्म विद्युत वाहिनी इन्होंने यहाँ पर लॉन्च की, ऑर्गेनाइज की। इट ऑल्सो सेट अप आर्बिट्रेशन कोर्ट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द सरप्लस पेडी टू द वेल टू डू टू द पुअर, ठीक है, यानी कि जो अमीर लोग थे उनके जो सरप्लस पेडी थे उनसे लेकर कहाँ दिए गए, पुअर लोगों को। बीइंग लोकेटेड इन अ रिलेटिवली रिमोट एरिया, इट कुड बी कंटिन्यू इट्स एक्टिविटी विद द कंपेरेटिव ईज। लास्ट बात करेंगे सतारा की, महाराष्ट्र में। तो ये एक लॉन्ग लास्टिंग हम देखें तो एक इफेक्टिव पैरेलल गवर्नमेंट यहाँ पर हमें देखने को मिली ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट, है ना। इनका फर्स्ट पेज 1942 अगस्त से स्टार्ट होता है। इन्होंने बहुत से गवर्नमेंट हेडक्वार्टर्स पर जो लोकली अवेलेबल थे मार्च किया उन पे, है ना, जैसे कराड़ में, तसगांव में, इस्लामपुर में, ठीक है, हजारों की संख्या में।
लेक्स सबोताज हुए, पोस्ट ऑफिस पर अटैक्स किए गए, बैंक्स की लूटिंग हुई, टेलीग्राफ वायर्स की कटिंग की गई। ठीक है, वाई बी चमन जो कि अच्युत पटवर्धन से इनका काफी अच्छे संबंध थे, एंड अदर अंडरग्राउंड लीडर्स उनके साथ मिलकर के इन्होंने इसको लीड किया। ठीक है, तो इस तरीके की ये वाली एक्टिविटीज हुई। सोशल बेस ऑफ द मूवमेंट क्या रहा? ठीक है, तो क्विट इंडिया मूवमेंट में अगर हम बात करें तो जैसे पहले के मास स्ट्रगल्स हुए थे उसी तरह यहाँ पर भी यूथ जो थे वो फोर फ्रंट पे थे, आगे थे सबसे। स्टूडेंट्स जो थे कॉलेजेस से, स्कूल से, ये भी यहाँ पर एक विजिबल एलिमेंट के तौर पे यहाँ पे आए इन द अर्ली डेज ऑफ द अगस्त। हालांकि जो पहले एनसीएम और सीडीएम हुआ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उससे कम थे संख्या में अगर हम देखें तो। उसके अलावा वुमेन एंड जो जो स्पेशली जो कॉलेज एंड स्कूल्स की थी, उनका काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। अरुण आसफ अली, सुचेता कृपलानी, है ना, ये बहुत ही मेजर वुमेन थी और इस लीडर थी बेसिकली। ठीक है, उसके अलावा उषा मेहता ने अंडरग्राउंड कांग्रेस रेडियो का यहाँ पर काफी अच्छे से इस्तेमाल किया और बहुत सारी एक्टिविटीज को यहाँ पर क्या किया, अच्छे से ऑर्गेनाइज किया। वर्कर्स वर प्रोमिनेंट यहाँ पर हम देखें तो एज वेल, and made considerable sacrifice by enduring long strikes and braving police repressions in the streets। ठीक है, स्ट्राइक्स की गई और रिप्रेशन को भी सहा काफी ज्यादा। पीजेंट्स हर पार्ट्स ऑफ द स्टेटा से यहाँ पे देखने को मिले, एज वेल एज जो पुअर थे उन्होंने भी काफी ज्यादा यहाँ पर जो है साथ दिया इन बिहार, यूपी, मिदनापुर, बंगाल डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र में, इन सब जगह पे। ठीक है, स्पेशली इन दी साउथ एंड जो हमारा वेस्टर्न पार्ट है वहां पर भी काफी ज्यादा हमको इसका रोल देखने को मिला है। ठीक, कुछ छोटे जमींदार थे उन्होंने भी यहाँ पे पार्टिसिपेशन किया। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो लोअर लेवल्स पे थे, पुलिस में और एडमिनिस्ट्रेशन में, है ना, जो कुछ लोग थे जो जो अपनी क्या रखते थे, सद्भावना रखते थे, एंड उनका एक जेनेरियस एंगल था टुवर्ड्स दी मूवमेंट। ठीक है ना, वो भी चाहते थे, वो भी इंडियंस थे, वो भी चाहते थे हमारा देश आजाद हो, है ना। तो उन्होंने शेल्टर प्रोवाइड किए, इंफॉर्मेशन निकाल निकाल के दी। ठीक है, मॉनिटर भी उनको काफी ज्यादा क्या किया, सपोर्ट किया। ठीक है, एक आप ये लाइन लिख सकते हो, इनफैक्ट द इरोजन ऑफ द लॉयल्टी टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट स्ट्राइकिंग एस्पेक्ट रहा है क्विट इंडिया मूवमेंट का। ठीक है, जेल ऑफिशियल्स, ये देखो जेल ऑफिशियल्स भी काफी काइंड बिहेवियर रखते थे टुवर्ड्स द ऐसे प्रिजनर्स जो कि मूवमेंट्स के चलते जेल में आए। ठीक है, क्योंकि उनको एक सिंपैथी रहती थी इन लोगों से। हालांकि मुस्लिम मास पार्टिसिपेशन यहाँ पे कम रहा है, लेकिन कुछ मुस्लिम्स थे जो उन्होंने यहाँ जैसे मुस्लिम लीग्स के सपोर्टर, उन्होंने यहाँ पर शेल्टर प्रोवाइड किए, एंड यहाँ पर कम्युनल क्लेश यहाँ पर कम देखने को मिले। हालांकि बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पर वायलेंस हुआ है और बहुत बड़ी लेवल पे वायलेंस हुआ है। ठीक है, ठीक, वायलेंस यहाँ पर हुआ। उसके अलावा आप बात करते हैं कंक्लूजन की, तो ये एक ग्रेट सिग्निफिकेंस की बात है हमारे इंडियन हिस्टोरिकल मूवमेंट में। हालांकि मानते नहीं है, बहुत ज्यादा डिबेट है। हम जब भी बात करते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट की, तो इसको एंटी इंडिया मूवमेंट भी बोला गया, है ना, और इसको बोला गया कि बेसिकली ये एक फेल्यूर था। ठीक है, ये भी बोला गया बाय दी अदर जो अदर आइडियोलॉजी के लोग हैं, उनसे भी आज भी बोला जाता है, और बहुत सी इसके बारे में क्या है, डिबेट्स हैं। आफ्टर क्विट इंडिया देयर कुड बी नो रिट्रीट, any future negotiation with the government could only be in a manner to transfer of power। उसके बाद तो आपको पता ही है 1944 तक चला। उसके बाद इंडिपेंडेंस जो थी हमको एक ही 2 साल के अंदर अंदर उसके बाद मिल गई थी। ठीक है, ओवरऑल अगर हम देखें तो एकेडमिकली आपका पूरा यहाँ पर जो टॉपिक है क्विट इंडिया मूवमेंट का वो कंप्लीट करा चुका हूँ। आंसर भी इसी में से बन जाएंगे।